नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 की सांख्यिकी का एक नया अध्याय, जिसका नाम है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 1। मतलब आज हमने एक और नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। इस नए किताब सांख्यिकी में हमारा आज तीसरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। ओके, और प्यारे प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों के लिए आपका अपना लर्निंग आर्ट्स का एप्लीकेशन, जो कि मार्केट में आ चुका है, मतलब प्ले स्टोर पे आ चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पर आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं। कक्षा 11 अर्थशास्त्र का कोर्स है, राजनीति विज्ञान का भी है, भूगोल का भी है, और बहुत नाम मात्र फीस में कोर्स है। इतनी फीस आपसे पूरे 30 मई 2024 तक की ली जा रही है, जितनी कि आप 4-5 दिन में ऐसे ही पैसे खर्च कर देते हो, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी हमसे बातचीत हो पाएगी। मतलब ये मान लो फिर आपका और हमारा कनेक्शन, रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। तो गुरुजी इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए करे तो करे क्या, इन 2 नंबरों पे कॉल करो और उनको टीम को बोलो कि मैम मुझे 100% मार्क्स लेकर के आने हैं, इसलिए अर्थशास्त्र का कोर्स मेरा चालू कर दीजिए, ये लीजिए पेमेंट। तो चलिए इन पर कॉल करिएगा और आप कॉल करें जब तक मैं लेक्चर शुरू कर देता हूं। तो आज इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है परिचय, इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे अपरिष्कृत आंकड़ों की, जिसे रो डेटा कहा जाता है। फिर बात करेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। फिर चर, संतत और विविक्त की हम लोग बात करेंगे। बारंबारता वितरण क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे। पर आज क्या पढ़ाओगे गुरुदेव हमें, इस लेक्चर में क्या पढ़ाओगे? तो आज हम लेक्चर में 2 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एक है बच्चों परिचय, इंट्रोडक्शन, और दूसरा है अपरिष्कृत आंकड़े, या जिसको कहा जाता है रो डेटा। तो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों को ये सिखाने का प्रयास कर रहा है, जैसे जब चैप्टर 1 आप सांख्यिकी का पढ़ते हो तो चैप्टर 1 में आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक जो शब्द है वो सिखाए गए थे। उपभोक्ता कौन होता है, विक्रेता कौन होता है, नियोक्ता कौन होता है, कर्मचारी कौन होता है, यह आपको बताया गया। अब ये आपने समझ लिया। और इससे पहले आपने पूरी एक स्वतंत्र भारत में राजनीति की जो किताब है वो पढ़ी, स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था वाली जो किताब है वो पढ़ी। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि देश के सामने कुछ समस्या है, जैसे कि निर्धनता, कुछ गरीबी की से हम लोग बात कर लेते हैं। अब उन समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए हमें आंकड़ा, हमें डेटा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने सांख्यिकी का अध्याय 2 पढ़ा, आंकड़ों का संग्रह। हम आंकड़ा चाहते हैं, हम डेटा चाहते हैं, पर वो किस प्रकार से कलेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से संग्रह करना चाहिए, वो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। आज का चैप्टर हमें यह बताता है कि आपने संग्रह तो कर लिया, इकट्ठा तो कर लिया, पर उसको किस सही प्रकार से, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करा जाए, उसको किस प्रकार से सही रूप से संगठित करा जाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। आप ऐसा सोचिए कि हम लोगों ने क्या करा, हमने किताबें खरीद ली, पूरे जो कोर्स है सारी किताबें खरीद ली। अब सारी किताबें आपने खरीद तो ली है, तो क्या हो गया, आंकड़ों का संग्रह हो गया, आपने सारा आंकड़ा ले लिया। परंतु अब क्या है, अब उसको ऑर्गेनाइज, जैसे भैया सबसे जो है मेरा क्लास स्कूल में जो फर्स्ट पीरियड होता है वो इकोनॉमिक्स का होता है, तो इकोनॉमिक्स में मैम सर ये पढ़ा रहे हैं, ये किताब पहले डाली, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। अब आपने क्या कर लिया, पूरा एक सही तरीके से संगठित कर लिया है। अब जैसे ही आपका उस में हाथ जाएगा, हाँ भाई पहला पीरियड इसका है तो चलो ये किताब निकाली, दूसरा पीरियड इसका है, तो आपने संगठित कर लिया, उसको एक सही ढंग से उसको अरेंज करना, हम ये बात कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो जनगणना हुई, अब जनगणना में क्या करा, हाँ भाई कितने लोग हो तुम, अच्छा अच्छा इतना नाम, इतना पढ़ा हुआ, ये ठीक ठीक। अब ये तो आपने कर लिया कि हाँ भैया इतना। अब उसको संगठित करने के लिए क्या करें, हम पहले से अच्छे से टेबल बना करके रखें। परिवार का मुखिया ये है, उनके पति पत्नी का नाम जो है वो ये है, उनके इतने बच्चे हैं, इतने लड़के हैं, उनकी ये क्वालिफिकेशन, पूरा एक सही प्रकार से संगठित। तो फिर हमें पता चलता रहेगा कि हाँ हमारे देश में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, इतने लोग हैं, 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं करी, और बाकी ऐसे लोग हैं जो 8 तक 9 तक पढ़े हुए। तो हमें एक बिल्कुल सही जो डेटा है, वो संगठित जो डेटा है वो मिल जाए। ओके, और अब इसी प्रकार से मान लो मैं सब कुछ आपको यही एक स्लाइड में मिला करके रख दूं, आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? तो मैं भी क्या करके लाता हूं, संगठित कर करके लाता हूं। तो यही चीज हमें यहाँ पे सिखाई जाएगी इस चैप्टर में कि डेटा का संगठन कैसे करा जाए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें हम लोग डेटा का, और फिर वो जो संगठन जब हम लोग कर लेंगे फिर उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होगा वो आप अगले अध्याय में जानेंगे।
पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, साथ ही आप जनगणना और प्रतिचयन के बीच अंतर को भी जान चुके हैं। तो पिछले अध्याय में अपन लोगों ने पढ़ा है कि आंकड़ों का जो संग्रहण है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो किस प्रकार से करा जाए। आंकड़ों का संग्रहण आप बड़े अच्छी तरीके से पढ़ करके आए, और साथ ही आपने ये भी जान लिया कि जनगणना और प्रतिचयन के बीच में अंतर क्या है। आप बड़े अच्छे तरीके से जान चुके हैं आंकड़ों का संग्रह, उसकी अलग अलग विधियां, तरीके, सब कुछ। इस अध्याय में आप ये सीखेंगे कि जो आंकड़े आपने संग्रहित किए थे उन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब उनको क्लासिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन उसको बांट सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण जैसे मैं आपको कहूं, जो सरकार की इनकम होती है ना बेटा, सरकार की जो इनकम होती है वो दो तरीकों से होती है। या तो सरकार को कर मिलता है, टैक्स मिलता है, या सरकार गैर कर के द्वारा। कर का मतलब एक ऐसा भुगतान है जो कि व्यक्ति को करना ही है बिना किसी प्रॉफिट की उम्मीद से। अब देखो, कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, ये सब आप कक्षा 12 में अर्थशास्त्र में और भी डीप में जाकर के पढ़ेंगे। और गैर कर जो कर के अलावा है। अब देखो सरकार क्या चाहती है। अब देखो मैंने ये जो यहाँ पर आपको पढ़ा है, ये कैसे पढ़ा है, बिल्कुल क्लासिफाइड, वर्गीकृत करके। देखो बेटा, सरकार की इनकम दो भागों में, कर, गैर कर। कर में भी फिर दो भाग है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अब मैं यूं ही लिखवा दूं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष है, गैर कर, कर से कर, यूं 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 लिखवा दूं, कुछ समझ में आएगा आपको? नहीं आएगा। पर इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बनवा दिया आपको। ये क्या है, वर्गीकरण कर दिया मैंने कि कर में ये दो चीजें आएंगी, गैर कर में ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट आपको बनवा दिया। तो ये क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। हमने वर्गों में बांट दिया ना, ये वाली चीज इसमें, ये वाली चीज इसमें, ये वाली चीज इसमें। अब ऐसे आपके स्कूलों में करते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, क्या करा, 4 वर्ग बना दिए, 4 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में 25 बच्चे, बी में 25 बच्चे, सी में 25 बच्चे, डी में 25 बच्चे, है ना। तो इस प्रकार से जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं उसको वर्गीकृत करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया, पहले इकट्ठा कर लिया, फिर इनको ग्रुपिंग करी गई, अलग अलग करा गया। अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें आसानी से आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। जो अब अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, अपरिष्कृत आंकड़ों का मतलब क्या है, जो रो डेटा है, ऐसा डेटा जो हमने इकट्ठा कर लिया है पर उसको सही प्रकार से संगठित नहीं करा गया है, उसको संगठित नहीं करा गया। अभी जैसे आपको उदाहरण दिया जाएगा, एक कबाड़ी का उदाहरण दिया जाएगा कि कबाड़ी वाला जो होता है वो किस प्रकार से सारे माल को इकट्ठा कर लेता है। इस प्रकार से अपरिष्कृत जो आंकड़े हैं उनको वर्गीकृत, उनको जो क्लासिफाई करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उनको व्यवस्थित करना, एक सही व्यवस्था से रखना, एक बिल्कुल सही प्रकार से उनको अरेंज कर लेना, जिससे कि आसानी से आगे के जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं उनका विश्लेषण योग्य बनाया जा सके। ठीक है, विश्लेषण योग्य उसको बनाए। अब जैसे मान लो मैं अब यहाँ पे लिख दूं कि एक बच्चे के 10, 5, 2, 8, 10, 5, 6, 1, 0, 9, इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि बच्चों कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 नंबर आए। अब आप गिनोगे, एक क्या है सर जी, और ये तो चलो बहुत कम लिखा, 100 बच्चों के इस प्रकार से नंबर लिख दिए। अब उनसे पूछा बेटा कितनों के 0 आए, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब पर अपन इसको क्या करें, इधर लिख दे नंबर और इधर लिख दे स्टूडेंट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लिख दिए। 10 से ज्यादा तो नंबर किसी का आए नहीं होंगे। अब 0 कितनों के आए हैं, गिन लो, 5। 1 कितने के आए हैं, 3। 2 कितने के आए हैं, 15 के। 3 कितने के आए हैं, 20 के। 10 कितने के आए हैं, 8 के। इस प्रकार से ये 100 बच्चे आ गए। अब आपसे कोई पूछे, हाँ भाई 3 नंबर कितने बच्चों को, बोले 20 बच्चों के। सर आसान हो गया ना। यहां पर आपने डेटा, ये जो है ये अपरिष्कृत आंकड़ा है, पर ये जो है ये क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा है, ये संगठित आंकड़ा है, व्यवस्थित हो गया। अब इससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक विश्लेषण कर सकते हो कि 0 कितने बच्चों के हैं, 1 कितने बच्चों के हैं, 4 कितने बच्चों के हैं, 5 कितने बच्चों के हैं। ओके, क्या आपने कभी स्थानीय कबाड़ी वाले या रद्दी सामान खरीदने वाले को देखा है जिसे आप अपना पुराना अखबार, टूटे फूटे घरेलू सामान और खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक आदि बेचते हैं? तो देखो भैया, आप सभी ने, आपके सभी के घर वालों ने जो घर का रद्दी सामान होता है, उस रद्दी सामान को हम बेचते हैं कबाड़ी वाले भैया को जो आते हैं, ठीक है, और हम उनको बेचते हैं। अब उसमें क्या होते हैं, पुराने अखबार हो सकते हैं, पुरानी कॉपी किताबें होती हैं, वो होता है, कुछ लोहे का सामान होता है, कुछ और होता है, ये सब कुछ। और जैसे अब तो क्या
क्या है कि दिवाली की सफाइयाँ होने वाली हैं, तो बहुत सामान निकलेगा तो बहुत ज़्यादा सामान जो है उन भैया को बेचा जाएगा। तो अब आप कबाड़ी वाले भैया को कभी नोटिस करना, वो जब भी कोई सामान खरीदते हैं, जैसे अखबार खरीदा है, टूटे फूटे हैं, ये कांच की बोतलें हो गई, प्लास्टिक, उनको वो सही तरीके से इधर इधर की कांच की बोतलें रखेंगे, इधर इधर अखबारों को सेट कर लेंगे, एक जो कट्टा आता है उसमें सारे अखबार किताबें डाल ली, वो उसमें डाल लिया, इसमें सारा जो है प्लास्टिक का आइटम एक में डाल लिया। वो क्या कर रहे हैं, जो आ रहा है उनके पास, उनको वर्गीकृत करते जा रहे हैं, ये प्लास्टिक वाला माल है इसमें डालो, ये कांच वाला माल है इसमें डालो, ये लोहा लंकड़ है इसमें डालो, क्योंकि उनको पता है प्लास्टिक अलग रेट पे बिकेगी, लोहा लंकड़ जो है वो अलग रेट पे बिकेगा, एल्यूमिनियम के तार वार या जो कुछ भी आ रहा है वो अलग रेट पे बिकेगा, या ये कोई सामान बेचा जा रहा है एल्यूमिनियम का, ये अलग रेट पे बिकेगा। तो उनको पता है, इसलिए वो पहले ही क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर करके चल रहे हैं। वह आपसे इन चीजों को खरीदता है और उन लोगों को बेच देता है जो इनका पुनः चक्रण करते हैं। ये अब वो हमसे खरीदता है, ठीक है, और किन लोगों को बेचता है, ऐसे लोगों को बेचता है जो उनका पुनः चक्रण करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, मतलब उन वस्तुओं से फिर वस्तु बनाने का काम करते हैं, ठीक है, उन वस्तुओं से, उन खराब वस्तुओं से फिर कुछ अच्छी वस्तुएं बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को वो ले जाकर करके बेच देता है। लेकिन अपनी दुकान में अधिक कबाड़ के इकट्ठे होने से उसे अपना व्यापार चलाने में मुश्किल हो सकती है, अगर वह इन्हें उचित ढंग से व्यवस्थित न करे तो। देखो, अब अपनी दुकान में अधिक कबाड़ के इकट्ठे होने से उन्हें व्यापार चलाने में बड़ी मुश्किल हो सकती है, अगर वो व्यवस्थित ढंग से उनको सेट नहीं करेगा। कोई सामान यहाँ ले जाकर के पटक दिया, फिर उसी के ऊपर ये दूसरा सामान भी ले जाकर के पटक दिया, ये भी यहाँ डाल दिया, वो भी यहाँ डाल दिया, तो उसको दुकान चलाने में बड़ी समस्या होगी, उसको पैर रखने की जगह नहीं बचेगी दुकान पर। वो सेट करके रखे, भाई यहाँ पे सारा जो है लोहे का सामान है, हाँ भाई कोई आए कि हाँ भैया सामान खरीदना था आपसे, हाँ देख वो सारा लोहे का, देख ले टोटल 40 किलो लोहा है, बता कितने देगा मुझे। सीधा सा क्लियर हिसाब है, ये देख 100 किलो अखबारों की रद्दी, सिर्फ और सिर्फ प्योर जो अखबार है वही है, बाकी कुछ भी नहीं है, निकाल ली इसमें। तो कितना आसान हो गया ना, मतलब सीधा सा यहाँ पे किसी चीज को संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना एक प्रकार से हमारे लिए आसानी का काम है, हमारे लिए आसान हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम आपको नोट्स देते हैं, ये नोट्स क्या है, ये भी एक बिल्कुल संगठित तरीके से आसानी से है कि आपको आसानी से जो पूरा चैप्टर वो समझ में आ जाए। आपने लेक्चर देखा और एक रिवीजन में वो नोट्स पढ़ लिया, आपको पूरा वापस से फिर से समझ में आ गया। ये संगठित तरीके हैं। वह इस स्थिति को सरल बनाने के लिए विभिन्न कबाड़ों को उपयुक्त समूह में रखता है, अर्थात उन्हें वर्गीकृत करता है। तो उनको क्या करेगा, वर्गीकृत करेगा, क्लासिफाई कर देगा बेटा, मतलब सीधी सी बात है, वो उनको क्या कर देगा, क्लास में वर्ग में बांट देगा, उनके गुणों के आधार पे वर्ग में बांट देगा। ये सारा लोहे का सामान है, ये इधर आ गया, ये सारा अखबार है, ये इधर आ गए, ये सारी कॉपी किताबें हैं, ये इधर आ गई, ये प्लास्टिक का सामान है, ये देखो ये बड़े बड़े जो कूलर वूलर है वो ये सामान ये आ गया। तो इस प्रकार से वो सारा सामान अरेंज करके रखता है, वर्गीकृत। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, लोहे वाला मांगेगा लोहे वाले को दे देगा, प्लास्टिक वाले को ये दे देगा, इस प्रकार से जो है वर्गीकृत करने का काम कर देता है। वह पुराने अखबारों को एक साथ रस्सी से बांध कर रखता है। अब देखिए बड़ी आपने ये चीज तो देखी होगी कि एक साथ रस्सी से जितने भी अखबार हैं उन सबको एक साथ रस्सी से बांध कर करके रखेगा। इसके बाद सभी खाली कांच की बोतलों को एक बोरे में रखता है, और सारी जो कांच की बोतलें वो एक बोरे में, प्लास्टिक का सामान है वो एक बोरे में, लोहे लंकर का सामान है वो एक बोरे में, और बाकी जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग। तो पूरी तरीके से अच्छे से वर्गीकृत करके क्लासिफाई करके रखता है। ऐसे ही आप लोग भी करते होंगे। मेरी ये इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, ये यहाँ रहेगी, ये इधर इस वाले के बाद यहाँ मेरी पॉलिटिकल की किताबें हैं वो यहाँ, भूगोल की यहाँ, हिस्ट्री की यहाँ, हिंदी की यहाँ, इंग्लिश की यहाँ। तो जैसे अगर आप अंधेरे में भी हाथ रखो, हाँ साहब मुझे तो इकोनॉमिक्स की चाहिए, ये लो साहब वहाँ से निकाले हाथ, देखो इकोनॉमिक्स, देखा जादू मेरा जादू देखा मैंने, इकोनॉमिक्स के आंख बंद करके इकोनॉमिक्स की किताब निकाल ली। तो ये जादू वाली बात हो जाती है कि अगर आप किसी चीज को बिल्कुल सही तरीके से अरेंज कर करके रखते हो। ऐसा ही जैसे मान लो, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आज संडे आता है, संडे को कपड़े अपने धुलते हैं, कपड़े अपने धुले और करे, सारे कपड़े धुल करके सूख गए, फिर मैंने यूं ला करके सारे कपड़ों को अलमारी में डाल दिया। अब मैंने ऐसे अलमारी में डाल दिया तो बड़ी समस्या आएगी ढूंढने में, मैं अरे यार कहाँ है वो रेड वाली शर्ट, कहाँ है रेड वाली शर्ट, कहाँ रेड वाली। पर अब एक चीज सोचो, अगर मैं उन सारे कपड़ों को पहले अच्छे से प्रेस करवा लूं, इस शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहननी है, उसको रखा, और भैया कल मंडे है, मंडे को ये वाली ड्रेस है, हैंग करा और उस पर लगा दिया, फिर मंगलवार को ये वाली ड्रेस है, हैंग करी, यहाँ लगा दी, बुधवार को ये वाली पहननी, गुरुवार को ये वाली पहननी। इस प्रकार से आप जैसे मान लो, अब जैसे भाई सुबह में उठा और मुझे ऑफिस जाना, तो अपने बिल्कुल आंख बंद करके, हाँ भाई पहला जो हैंगर होगा वो मंडे का लाओ, आ जाओ, इधर आगे निकाल लिया आसानी से। फिर वो ट्यूसडे वाला सरक जाएगा, इधर सरकता जाएगा, फिर अगले दिन ट्यूसडे पहले हैंगर पे आ दिया, वो अपना निकल गया।
तो कितना आसान हो गया। आपको इतने उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आप अपरिष्कृत और वर्गीकृत आंकड़ों को अच्छे से समझ जाओगे। अपरिष्कृत मतलब एक प्रकार से आपने सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर दिया, और वर्गीकृत का मतलब है आपने सब कुछ अलग अलग कर करके रख दिया। एक और उदाहरण, खिचड़ी बनती है, उसमें दाल भी होती है, चावल भी, मान लो जो भी जो गिरता है। अब मान लो अब आपको एक प्लेट में दाल और चावल डाल करके दे दिया जाए, ये अपरिष्कृत आंकड़ा है। अब उसमें से आप दाल अलग करो और चावल अलग करो, ये अलग कर दिया जाए, ये आपके लिए वर्गीकृत आंकड़ा है। वह धातु के सामानों का एक ढेर अपनी दुकान के एक कोने में लगाता है और फिर उनको लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि वर्गों में छाट कर रखता है। जो धातु के सामान होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, आप सबने कक्षा 10 तक धातु अधातु वाला विज्ञान में चैप्टर पढ़ा होगा। आप लोगों ने भूगोल में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर में धातु पढ़े होंगे। तो ये जो धातु है, जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अब क्या करेगा, वो एक ढेर धातुओं वाला रखेगा। अब उसमें पीतल के अलग, तांबे के अलग, एल्यूमिनियम के अलग, इस प्रकार से वह अपने कबाड़ को भिन्न वर्गों, अखबार, प्लास्टिक, कांच, धातु आदि में विभाजित कर उन्हें व्यवस्थित करता है। तो इस प्रकार से वो अपने कबाड़ को अलग अलग वर्गों में, अखबार में बांट के रखेगा, प्लास्टिक में, कांच में, धातु में, ऐसे विभाजित कर उनको व्यवस्थित रखता है, व्यवस्थित ढंग से उनको जचा कर करके रखता है। जब एक बार उसका सारा कबाड़ व्यवस्थित एवं वर्गीकृत हो जाता है, तब खरीदार की मांग पर उसे सामग्री विशेष को खोज कर देने में आसानी हो जाती है। अब जब एक बार उसका पूरा अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो चुका है, पूरा सही से सेट हो चुका है, उसने सारा सेट कर लिया, अच्छे से जचा लिया, अब जब भी उससे कोई वो सामान खरीदने आएगा, पूर्ण चक्रण करने वाला, रिसाइकेबल करने वाला, वो आसानी से उसको दे सकता है, बेच सकता है। अब उसको अपना व्यापार चलाने के लिए क्या हो गई, आसानी हो गई। देखो, अब एक तो क्या होता है, हम डेली समस्या उठाएं, और एक है कि एक बार समस्या उठा ली। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि संडे वाले दिन क्या करा, सारे कपड़ों को प्रेस कर करके अपने ड्रेस के हिसाब से अपने हैंगर पे लगा लगा करके रख दिया। ये संडे को परेशानी हुई, फिर बाकी 6 दिन आराम से आपको कोई भागम दौड़ नहीं होगी, निकाले कपड़े पहने, फिर निकाले फिर पहने, बस ये काम करना। पर अब आप एक बार ला करके संडे को रेस्ट करने के चक्कर में ये ला करके डाल दिए, पर मंडे को भागते हो, अरे वो रेड शर्ट, अरे वो ब्लैक पैंट, और निकाल जल्दी जल्दी प्रेस, फिर जल्दी जल्दी भागते भागते अपन ऐसे करेंगे, तो वो समस्या होगी। ऐसी समस्या में नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने विद्यालय की पुस्तकों को एक विशेष क्रम में रखते हैं तो उनको संभालना आसान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने विद्यालय की जो पुस्तकें होती हैं उनको एक विशेष क्रम में रखते हैं, मतलब एक ऑर्डर में रखते हैं, तो उनको संभालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप उन्हें विषयों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, जहां प्रत्येक विषय एक समूह या वर्ग बन जाता है। अब आप उन्हें विषयों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं कि साहब ये मेरी इकोनॉमिक्स का फोल्डर हो जाएगा, ये मेरा पॉलिटी का फोल्डर हो जाएगा, ये मेरा ज्योग्राफी का फोल्डर हो जाएगा, ये मेरा हिस्ट्री का फोल्डर हो जाएगा, ये मेरा हिंदी की हो जाएगी, ये मेरी इंग्लिश की हो जाएगी। आप जिस भी हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं आप उस हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। बैग में अपन सेट करते हैं तो अपन जो टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से पहला पीरियड अपना इंग्लिश का लगेगा तो वो हो गया, दूसरा पीरियड पॉलिटी का लगेगा तो वो हो गया, तीसरा है हिंदी का लगेगा तो वो हो जाएगा। उदाहरण है, जब आपको इतिहास की कोई विशेष पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है तो आपको केवल यह करना है कि इतिहास समूह में उस पुस्तक को खोजें, अन्यथा आपको अपनी ये विशेष पुस्तक सारी पुस्तकों के ढेर में खोजनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो आज मैं आपको उदाहरण यहाँ पे अर्थशास्त्र का ले लो, आप इकोनॉमिक्स का ले लो। अब इकोनॉमिक्स में जैसे आप मान लेते हैं अपन एक उदाहरण के तौर पर 2 किताबें अपने पास, एक तो अपने पास सांख्यिकी की है और एक डेवलपमेंट वाली भारतीय अर्थव्यवस्था विकास वाली, ये 2 किताबें। इसके अलावा अपन मान लेते हैं कि इसमें आप लोगों ने दोनों की एक एक क्या कर ली, कोई रिफ्रेशर पूंजी खरीद ली, ये स्टेट्स की खरीद ली और ये डेवलपमेंट की खरीद ली। इसके अलावा मान लो आपने जो मेरे से नोट्स हैं उन नोट्स को बना करके रख रखा है, या आपने पूरा एक इकोनॉमिक्स का फोल्डर बना लिया। अब आपको चाहिए कि मनीष सर ने जो नोट्स लिखाए थे, नोट्स दिए थे, वो नोट्स निकाल लें। अब आपको सिर्फ इसी वाले फोल्डर में देखना है कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स के नोट्स की कॉपी यही है, ये निकाल लो। पर अब ऐसे मान लो आपने इको का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी सब एक साथ रख लिया। अब उसमें आपको निकालना है, दिखा इको के कौन से, ये वाले इको के ला 5 मिनट खराब हो जाएंगे। पर अब यहाँ पे ये तो चारों किताबें यही है, नोट्स लाओ, निकल के आसानी से ईजी हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई। यद्यपि पदार्थों अथवा वस्तुओं का वर्गीकरण बहुमूल्य श्रम और समय को बचाता है, इसे मनमाने तरीके से नहीं किया जाता। देखो, यद्यपि जो पदार्थ और वस्तुओं का जो वर्गीकरण करते हैं ये हमारे बहुमूल्य श्रम मतलब हमारी मेहनत को और हमारे समय को बचाता है। ठीक है, देखो अब हम लोग अगर एक दिन बैठ करके वो सारा काम कर लेंगे ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, पर डेली हम वो भागम दौड़ करेंगे तो हमारा डेली टाइम खराब होगा। तो पर इसको ऐसे मनमाने तरीके से नहीं करा जाता। जैसे ये देखिए कि ये कुछ रिकॉर्डिंग डेटा लिख रहे हैं।
वर्गीकरण का तात्पर्य एक वस्तु को समूह या वर्गों में किसी खास आधार पर वर्गीकृत या व्यवस्थित करने से। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जा सकता है वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। ये आपको वर्गीकरण की डेफिनेशन दी गई। वर्गीकरण का तात्पर्य मतलब वर्गीकरण का अर्थ एक वस्तु के समूह या वर्गों में है, कि भाई एक समूह या वर्ग में है जिसे किसी खास आधार पे, उसका कोई बेस आपने ले लिया, इस आधार पे बांट दिया। जैसे साहब आपने सब्जेक्ट, ये मेरा इको, ये हिस्ट्री, तो सब्जेक्ट के आधार पे आप लोगों ने बांट लिया। कबाड़ी वाले ने इस आधार पे बांटा था, ये अखबार हो गए, ये कॉपी किताबें हो गई, तो किसी भी आधार पर वो बांट सकता है, उनको वर्गीकृत कर सकता है, उनको व्यवस्थित बिल्कुल सही तरीके से जो अरेंज करने का काम होता है वो कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? वर्गीकरण कहा जाता है, या इंग्लिश में मैं आपको लिखा देता हूं क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपरिष्कृत आंकड़ों की। किसकी बात कर रहे हैं? अपरिष्कृत आंकड़ों या रो डेटा, जिसको कहा जाता है रो डेटा, रो मटेरियल इसको कहा जाता है। अभी जो आप लोगों ने बात करी वर्गीकृत आंकड़ों की करी है, ठीक है, कि हमने आंकड़ों का वर्गीकरण कर रखा है। पर अब जो वर्गीकरण से पहले वाली स्थिति है, जब कबाड़ी वाले भैया सारा सामान एक साथ भर करके लिया है, उसी में कांच की बोतलें हैं, उसी में लोहा है, उसी में अखबार है, वो क्या है? वो रो डेटा है। आपने इको की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की सारी किताबें, नोट सब मिक्स कर रखे हैं, वो आपका रो डेटा है। आपने संडे के दिन सारे कपड़े धोकर करके एक साथ ला करके अलमारी में पटक दिए, वो आपका अपरिष्कृत या रो डेटा है। तो रो डेटा सीधा सा वह है जो कि वर्गीकृत नहीं है, जिसको क्लासिफाई नहीं करा गया है। मतलब रो डेटा अब आपको क्लासिफाई करने के लिए आ चुका है, उसको क्लासिफाई करना होगा। कबाड़ी वाले के कबाड़ की भांति अवर्गीकृत आंकड़े अथवा अपरिष्कृत आंकड़े भी अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं। तो कबाड़ी वाले के कबाड़ की भांति अगर हम देखें, जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, मतलब अनक्लासिफाइड है, जिनको क्लासिफाई नहीं करा गया है, जिनको वर्गों में नहीं बांटा गया है, तो ऐसे आंकड़े, तो अवर्गीकृत आंकड़े या अपरिष्कृत आंकड़े जो है वो अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं, मतलब सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते, सही प्रकार से अरेंज नहीं होते। ये प्राय अति विशाल होते हैं, जिन्हें संभालना कठिन होता है। तो ये क्या है? अति विशाल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और इनको थोड़ा सा संभालना भी क्या है? कठिन होता है। हमने कबाड़ी वाले का उदाहरण लिया, हमने आपकी स्कूलों की किताबों का उदाहरण लिया, क्यों? क्योंकि जिससे कि आप आसानी से समझ सके। परंतु मुख्य उद्देश्य तो हमारा डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को सही ढंग से अरेंज करना है, और डेटा से ही उस आंकड़ों से सही प्रकार से विश्लेषण कर सके, इसलिए उनको आसान बनाना है। तो इसलिए अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आंकड़ों की कर रहे हैं। अब जब हम आंकड़े को इकट्ठा करते हैं तो वो बड़े विशाल होते हैं। आप एक दो जनों से बात करोगे उसमें तो क्या ही आंकड़ा आएगा, क्या ही डेटा आएगा। पर आप 50 लोगों से, आप 100 लोगों से, आप 150 लोगों से, 200 से, 1000 से, लाखों से, करोड़ों से जब बात होती है, तो उसका डेटा लेना और उसको वर्गीकृत करना एक बड़ा विशाल काम होता है, थोड़ा सा कठिन होता है संभाल करके रखना। इनसे सार्थक निष्कर्ष निकालना श्रम साध्य कार्य है, क्योंकि सांख्यिकीय विधियों का इन पर सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब एक सार्थक निष्कर्ष निकालना, सार्थक निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? सार्थक निष्कर्ष का मतलब है एक सही जो कंक्लूजन है, जो हमें चाहिए। निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या होता है? जो एंडिंग में जाकर करके एक आता है। जैसे आप लोगों ने बचपन में वो एक मोरल स्टोरी की किताब आती थी, नैतिक शिक्षा की किताब आती थी, तो उसमें हमें क्या पढ़ाया जाता था? पहले एक पूरी कहानी पढ़ाई जाती थी और लास्ट में एक शिक्षा बताई जाती थी। मतलब वो उस कहानी का पूरा निष्कर्ष था कि इस कहानी का एंड क्या है, मतलब क्या हमें ये कहानी क्यों पढ़ाई गई है, तो वो था। जैसे अब आज हम ये जो पढ़ रहे हैं, आज के इस लेक्चर का मुख्य निष्कर्ष क्या है कि हमारे पास जो भी डेटा हो उसको वर्गीकृत कर लेना चाहिए, जिससे कि काम हमारा आसान हो जाए। चाहे वो कबाड़ी वाले भैया हों, चाहे हम लोग स्टूडेंट्स हों, चाहे हम लोग टीचर्स हों, कोई भी हो, उनको क्या कर लेना चाहिए? डेटा को अलग अलग कर लेना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण हमारा देता हूं। जैसे मान लीजिए आज मैं 10th क्लास को भी पढ़ाता हूँ। 10th में चारों सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इको है, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। उसके अलावा बिहार बोर्ड का सिलेबस 10th में अलग चलता है, उनको भी पढ़ाता हूँ। 11th की इको भी पढ़ाता हूँ, 11th की पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, 12th की इको भी पढ़ाता हूँ, 12th की पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ। ये सब मैं पढ़ाता हूँ। 9th का तो अलग है, जो तो अभी आपको मैं बता ही नहीं रहा। ये सब कुछ। अब मैंने क्या करा, मेरा लैपटॉप खोला और उसमें फाइलें धनाधन मैं बनाता जा रहा हूँ। 9th की पीपीटी, 10th की पीपीटी, 11th की पीपीटी, 12th की पीपीटी। अब ये देखो, अब उसमें मुझे ढूंढना कितना मुश्किल हो जाए। कभी काम पड़ गया 12th की, और 12th इको की पीपीटी कहाँ पर? 12th इको, और यार ये, अरे ये तो दूसरे चैप्टर की, उस वाले चैप्टर, कितना मुश्किल हो जाएगा। पर अब मैं वही ये कर लूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँ? क्लास के हिसाब से मैं फोल्डर बनाऊँ, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। 9th में गया सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी। फिर उसमें
इको खोला चैप्टर वाइज, ऐसे 10th में आया बिहार बोर्ड अदर बोर्ड्स उनका, फिर उसके सब्जेक्ट का, ऐसे 11th में आया, 11th में इको पॉलिटी, इको में गया सांख्यिकी की किताब, विकास की किताब, सांख्यिकी की किताब में 8 अध्याय, उनका 8 का एक अध्याय का पहला फोल्डर, दूसरा तीसरा चौथा अध्याय 1 के जितने भी लेक्चर की पीपीटी है उसमें। अब ये कितना आसान हो गया। अब जैसे कभी मान लो मुझसे पूछ लिया सर ने, निखिल सर ने पूछा मनीष सर वो आपने जो चैप्टर 1 था ना उसकी पीपीटी नहीं मिल रही है सर हम लोगों को, प्लीज वो पीपीटी। बिल्कुल सर 1 सेकंड में भेजो, खोला हाँ क्लास 11th इको सांख्यिकी चैप्टर 1 लेक्चर 1 की पीपीटी, ये सर हेलो सर सेंड कर दी मैंने। कितना आसान हो गया। अब नहीं तो वैसे सर मांग लेते अपरिष्कृत आंकड़ों में तो ढूंढते, हाँ सर ढूंढता हूँ और हाँ हेलो सर पीपीटी भेजी नहीं, भेज रहा हूँ सर भेज रहा हूँ, हाँ अरे सर आधे घंटा हो गया पीपीटी, आधे घंटे बाद वो पीपीटी, और वैसे सेकंडों में पीपीटी मिल गई, आसान काम हो जाता है। तो सार्थक जो निष्कर्ष है वो एक लास्ट जो कंक्लूजन है वो, तो उसको श्रम साध्य कार्य है, बड़ा मेहनत वाला काम है, ठीक है। अब इस प्रकार के पूरा आंकड़ा आपने ले लिया, फिर उनको वर्गीकृत करने वाला जो काम है वो थोड़ा सा श्रम साध्य है, क्योंकि इन पे जो सांख्यिकीय जो विधियां हैं वो थोड़ी सी सही से प्रयोग नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों का उचित संगठन तथा प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है ताकि व्यवस्थित रूप से सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। तो इस प्रकार से इन आंकड़ों का उचित संगठन मतलब इनको सही प्रकार से ऑर्गेनाइज करना, इनको सही प्रकार से वर्गीकृत करना, फिर उनका सही प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन करना। आप टेबल बना करके प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस प्रकार का ग्राफ बना करके प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है कि जैसे मान लीजिए वाइट का, ऑरेंज का, येलो का, ब्लू का, इन चार का कंपैरिजन चल रहा है, तो ये इतना है, ये इतना है, इस प्रकार से आपने ग्राफ से दिखा दिया है। एक पाई चार्ट बनता है बच्चों इस प्रकार से, जैसे आपने दिखा रहे हैं कि भैया 60% जो है वो इस चीज़ के सपोर्टर्स हैं, 40 इसके हैं, 30 इसके हैं, बाकी इसके हैं। तो उचित संगठन और प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है जिससे कि सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। अतः आंकड़ों के संग्रह के पश्चात अगला चरण उन्हें संगठित कर वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर में परिचय, इस किताब में परिचय पढ़ा, फिर आप लोगों ने आंकड़ों का संग्रह जिसे हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ जो डेटा है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा के पश्चात मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह करने के बाद जो अगला चरण, अगला जो स्टेप होता है बच्चों, वो उनको संगठित करने का होता है, मतलब एक सही प्रकार से व्यवस्थित रूप से सेट करने का, उनको वर्गीकृत क्लासिफाई कर करके प्रस्तुत करने का होता है कि साहब अब हम प्रस्तुत कर सकते हैं, अब हम डेटा दे सकते हैं। जैसे मैंने वापस एक बार उदाहरण मेरा लेता हूँ, मैंने सारी फाइलें बिल्कुल सही सेट से अरेंज कर लिए। अब जैसे मान लीजिए कभी मेरी सर के साथ मीटिंग है तो मैं सर को बता सकता हूँ, देखिए सर कि मैंने 12th में इन सारे चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, इतनों में मेरे इतने लेक्चर्स हुए हैं, मैंने ये पढ़ा है, ये मेरे नोट्स का फोल्डर से 4 चैप्टर के 5 चैप्टर के मैंने नोट्स रेडी कर दिए हैं, ये इतनों का सर मैंने टेस्ट लिया। तो मैंने पूरा अगर व्यवस्थित कर रखा तो उसको आसानी से प्रस्तुत कर सकता हूँ, सही प्रकार से दिखा सकता हूँ। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। हमारे घर में बहुत सारे सामान होते हैं, हमारे कपड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। अब जैसे मान लीजिए जब गेस्ट कोई आता है तो ऐसा थोड़ी है कि कपड़े कहीं पड़े हैं कहीं कोई, हम पूरा उनको सही से सेट करके रखते हैं ना, यहाँ कपड़े होंगे, यहाँ पर ये खाने की चीज़ होगी, यहाँ पर ये होगा, जिससे कोई आए तो उसको अच्छा लगे कि नहीं तो कल को क्या यार यूँ इतने बड़े लोग हैं उनको कपड़े कहीं भी रख रखे हैं, कुछ भी रख रखा, वो अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए कि आप गणित में छात्रों की प्रगति जानना चाहते हैं और आपने अपने स्कूल के 100 छात्रों के गणित के अंकों के आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं। अब हम पर एक उदाहरण लेते हैं कि आप गणित में जो छात्र हैं उनकी प्रगति, उनकी प्रोग्रेस जानना चाहते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। तो आपने 100 छात्र, जो 100 स्टूडेंट हैं, उनके अंकों को आंकड़ों एकत्रित कर लिए कि उनके 100 बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। अगर आप इन्हें एक सारणी में प्रस्तुत करते हैं, मतलब एक टेबल बना करके प्रस्तुत करते हैं, इस मामले में संग्रहित आंकड़ों को जब आप सारणी में प्रस्तुत करते हैं, सारणियों में संख्याओं को किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। देखो अब यहाँ पर आपने टेबल बना ली है, पर इसमें क्या है, आपने किसी प्रकार से ऑर्डर में सेट नहीं करा। पहले बच्चे से बात करी उसके 47 थे, दूसरे से बात करी उसके 60 थे, तीसरे से बात करी 42, फिर 64, फिर 62, फिर 70, फिर 49, 66, 45। अब आपने इसको किसी संगठित, ये सिर्फ आपने इकट्ठा करा है, आपने इसको संगठित नहीं करा, इसको सही प्रकार से संगठन इसका नहीं करा है। अब सही प्रकार से संगठन कैसे हो सकता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि भाई 100 मार्क्स का पेपर था, अपने जो स्टूडेंट है उनसे बात करिए तो 0 से लेकर के अपन 100 तक की गिनती लिख लें, जिसमें अपन को यह पता चल जाए 0 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 20 मार्क्स कितने बच्चों के, 50 कितनों के हैं, 100 कितनों के हैं, इस प्रकार से। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि गणित में सर्वोच्च अंक कितने हैं,
तब आपको 100 छात्रों के अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। ये एक भेद धक्का देने वाला काम है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पूछा जाए कि गणित में सर्वोच्च अंक, सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने, अब आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ आप जाओ, और उसमें उल्टा हो जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ जाओ। मतलब आप पूरी 0 से लेकर के 100 तक लिखो और फिर पता चले 100 भैया 2 बच्चों के आए सर, यही 2 बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स हैं। इस प्रकार ठीक इसी प्रकार से आपके लिए काफी मुश्किल होगा कि आप 50 परिवारों के खाने पर मासिक व्यय की औसत को पता कर सके। अब आपको जैसे बोला गया कि आप जहां जिस एरिया में रहते हैं या पूरे जहां पर भी उसमें सोसाइटी में 50 परिवारों को ले और वो खाने पर अपना महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब अपने खाने पर वो परिवार कितना खर्च कर रहा है उसका का पता लगा करके आई। अब आपने यहाँ देखा एक परिवार से बात करी, वो 1904 रुपये खर्च कर रहा है, दूसरा 2041 रुपये, तीसरा 5090 रुपये, फिर चौथा है 1211, 1218, 4248, 1007, 2025, 1397, 1293। ये इस प्रकार से आपने 50 परिवारों से बात कर ली। पर इन 50 परिवारों का अब आपसे पूछ लिया जाए भाई सबसे ज्यादा मासिक व्यय खाने पे कौन कर रहा है और कितना है वो, अब आपको नहीं पता। अब आप इसको क्या करोगे, अब आपको इस हिसाब से सेट करोगे भाई सबसे कम किसका है, सबसे कम ढूंढ लो, सबसे कम ये वाला, सबसे कम वो, सबसे ऊपर, उसके बाद ये, तो आपको पता चल जाएगा ये वाला जो परिवार है ये सबसे ज्यादा खाने पे खर्चा करता है और ये वाला सबसे कम खर्चा करता है। वर्गीकरण के द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जाता है। वर्गीकरण के द्वारा जब हम क्लासिफिकेशन के द्वारा क्या करते हैं, अपरिष्कृत जो आंकड़े होते हैं, जो रो डेटा होता है, उसको संक्षिप्त मतलब बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में हम बना देते हैं। और बोधगम्य मतलब बोध हो जाए उसका, हम उस चीज को समझ जाए। बोध का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब ये होता है कि एक जैसे नहीं कहा जाता कि बोध, आपको उस चीज की ज्ञान की प्राप्ति करा दीजिए, आपको समझा दिया गया कि हाँ साहब ये बात है, आपको बोध हो चुका है कि हाँ भाई ये बात ही सत्य है। जैसे हम कहते हैं भाई भगवान बुद्धा का मतलब क्या है, जिनको बोध हो गया था कि सत्य क्या है, मतलब उनको सत्य के बारे में पता चल गया था। तो अब आपको किसी भी वर्गीकरण का सबसे आसान अच्छी बात है कि वो बोधगम्य बना देते हैं, तो आपको उसका पूरा जानकारी आसानी से मिल जाती है। जब एक प्रकार की विशेषताओं वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है तो वह बिना किसी कठिनाई के ढूंढने, तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने योग्य हो जाते हैं। जब एक प्रकार की जो विशेषता वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है तो बिना किसी कठिनाई के ढूंढने पर वो निष्कर्ष निकालने योग्य ही हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और उससे हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भैया इस बच्चे के सबसे ज्यादा मैथ्स में नंबर थे, ये परिवार था जो सबसे ज्यादा खाने पर मासिक व्यय खर्च कर रहा था। आपने पढ़ा है कि प्रति 10 साल बाद भारत सरकार जनसंख्या की गणना कराती है, तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है कि भारत सरकार हर 10 साल में जनसंख्या की जनगणना करवाती है। सन 2001 की जनगणना में लगभग 20 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया। जनगणना के अपरिष्कृत आंकड़े बहुत विशाल एवं विखंडित होते हैं, उनसे कोई भी अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना असंभव कार्य है। अब जैसे मान लीजिए कि 20 करोड़ लोगों से बात करी गई, अब वो एक बहुत बड़ा डेटा है, उसमें कोई निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा असंभव है, पर उसको आप आराम से इस प्रकार से सेट कर लें। जैसे मान लीजिए कि अगर आप भाषा के आधार पर देखें तो हिंदी बोलने वाले इतने हैं, आसामी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, अब इससे आसानी से पता लग सकता है कि हाँ भाई गुजराती कितने बोल रहे हैं, उर्दू कितने बोल रहे हैं, तमिल कितने बोल रहे हैं, मराठी कितने बोल रहे हैं, तेलुगु कितने बोल रहे हैं। इस प्रकार से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन जनगणना के यही आंकड़े जब लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, पेशे का मतलब कोई काम धंधा जो रोजगार हम लोग करते हैं आदि के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं, तब भारत की जनसंख्या की प्रकृति एवं संरचना आसानी से समझ में आ जाती है। पर जब हम इसको लिंग के आधार पर कि बस आप कितने महिला कितने पुरुष हैं, शिक्षा के आधार पर कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग ग्रेजुएशन पे नहीं है, वैवाहिक स्थिति में कितने शादीशुदा हैं, कितने नहीं है, कितने लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कितने सरकारी में, इस प्रकार से वर्गीकृत कर दे तो हम आसानी से हमारी जनसंख्या की प्रकृति और संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, और आपको बिल्कुल शानदार अच्छी तरीके से और समझने के लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे, और नोट्स चाहिए तो बच्चों आप लोगों के लिए कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का बैच आपकी अपनी नई शानदार धमाकेदार ऐप पर आ चुका है, जो कि है लर्न एंड शेयर आर्ट्स की ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाम मात्र फीस में, इतनी फीस में जितनी आप 4-5 दिन में खर्च कर देते हैं पैसे, उतनी फीस में आपको 2024 के मई तक आपको एक कोर्स मिलने जा रहा है, जिसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ये जो क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे इसकी PDF मिलेगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा, और भी बहुत कुछ है।
बस आपको क्या करना होगा, इन 2 नंबर पे कॉल करना है और टीम को कहना है कि हमें अर्थशास्त्र के कोर्स से जोड़ दीजिए। बाकी जिनके पास राजनीति विज्ञान है वो राजनीति विज्ञान का भी ले सकते हैं, जिनके पास भूगोल है वो भूगोल का भी ले सकते हैं। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।